नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा नेता सौरभ रामा जी। सौरभ रामा जी ने बहुत सारे समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। वह एक छात्र नेता भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को झंडा दिखाने के दौरान जेल भी जा चुके हैं। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं सौरभ रामा जी। सौरभ रामा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, आप प्रधानमंत्री को झंडा दिखाने के दौरान जेल भी जा चुके हैं, तो उस आंदोलन के बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों? जी, जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इलाहाबाद में लगा तो हम लोगों ने यहाँ के डीएम से कहा कि हम लोगों की निम्नलिखित मांगी है। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी इसी परेड ग्राउंड से आकर कहे थे कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, तरह तरह की तमाम योजनाएं थी जो इसी परेड मैदान से कहे थे। और वो वक्त था कि जब उसी परेड मैदान में आ रहे थे आप, और आपके 5 वर्षीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। हम लोगों ने सिर्फ समय मांगा, हम लोग अपनी बात रखते और सिर्फ उसका जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ के प्रशासन ने समय नहीं दिया। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने डीएम महोदय से कहा कि ठीक है, फिर आप विरोध झेलने के लिए तैयार रहिए। और जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ विरोध किया, प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाया, प्रधानमंत्री जी हम लोगों को देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक भी बार यह नहीं बोल सके कि तुम लोगों को क्या समस्या है। वहाँ की हज़ारों जनता ने जो है, संख्या काफ़ी थी और इस तरीके से मार रही थी हम लोगों को जैसे हम लोग कोई अपराधी हों या आतंकवादी हों। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के नौजवानों का, बेरोज़गारों का सवाल पूछने गए थे कि आपने इसी परेड ग्राउंड से 2014 में कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, कहाँ हैं आपके रोज़गार। इसी सब मुद्दों पर हम लोगों ने इनका विरोध किया था और इस प्रदेश की और केंद्र की तानाशाही सरकार ने हम लोगों को लगभग 1.5 महीने जेल में रखा और तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलने पर मजबूर किया गया। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध किए थे। आपने राजनीति में आने का कैसे विचार किया? आपका फैसला क्या था? किन किन मुद्दों के साथ आप आना चाहते हैं राजनीति में? आज विगत जो है 4 सालों से या इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो युवा जो है एक तरफा जो है पूरा उत्तर प्रदेश का युवा आदरणीय अखिलेश यादव जी के, भले ही वह भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन उनको खास करके लाइक करता था। और उन्होंने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोज़गारों को लेकर बेरोज़गारी भत्ता आदि तरह तरह के जो है कदम उठाए यूपी में। और हर तरीके के, चाहे 10-90 ले लीजिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लैपटॉप ले लीजिए आप, हर तरीके की योजना उन्होंने चालू कर दी और एक युवाओं के लिए, एक भविष्य के लिए जो है सुनहरा अवसर प्रदान किया उत्तर प्रदेश में। और आप भी एक युवा हैं और युवा कहा जाता है देश का भविष्य होते हैं। तो आज जो अपराध बढ़ रहे हैं वो युवाओं के द्वारा ज़्यादा होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, अपराध देखिए युवाओं की नहीं, ये ऐसी बात नहीं, जहाँ पर सुनने को आता है युवा ज़्यादा, इसका कारण हो सकता है ना, युवा ज़्यादा अपराधी हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, युवा अपराधी नहीं है, स्थितियां ऐसे पैदा की जाती हैं। हालांकि अब चाहे केंद्र ले लीजिए, चाहे राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री हुए लगभग उनका कार्यकाल 1-1.5 साल का बचा रह गया है, लेकिन उनके कार्यकाल में आज आप स्थितियां देख ले रही हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना नौजवान नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। और इस तरह तमाम जो है इस तरीके की जो है उपलब्धियां ना होने के कारण युवा जो है कहीं ना कहीं गलत दिशा पर जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप युवा जो है गलत कार्य कर रहा है, युवा ही कर रहा है। तो 2022 में चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी कि यही सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः इस देश का, इस प्रदेश का बेरोजगार, नौजवान, गरीब, किसान तबके के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि आप ये बात किस आधार पे कह रहे हैं? उनके किन कामों को देखते हुए आप ये बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने क्या ऐसा काम किया? समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को नौकरियां दी, किसानों के लिए और बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता दी और तमाम तरीके की, महिलाओं के लिए जो है 10-90 और आज डायल 100 जो है, जो 10 मिनट में पहुंच जाती थी, आज फ़ोन करिए तो फ़ोन नहीं उठता। इस तरीके की तमाम उपलब्धियां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम किया, उसी आधार पर हम लोग 2022 में पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप एक युवा नेता हैं और क्या आपको लगता है कि जातिगत कार्ड से राजनीति जो है संकुचित हो गई है?
देखिए, जातिगत वाला कार्य जब से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में आई है, ये कहीं ना कहीं देश के लोगों को जातिगत दृष्टि से और हिंदू मुस्लिम करा के ये कहीं ना कहीं बांट रही। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवादी तरीके से लोगों को लड़ाकर ये लोग कुर्सी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 2022 में इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी कि जातिवादी नहीं, हम लोग काम पर भरोसा करते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम किया है, उसी आधार पर उनको 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, आप ये बताइए कि आप 2022 में किस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं? हालांकि हमारी अभी कोई तैयारी नहीं है और हम लोग फाफामऊ विधानसभा से तैयारी में है। जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश रहेगा, अभी तो हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फाफामऊ से मनोज पांडे जी हैं, अंसार पहलवान जी हैं और दूधनाथ पटेल जी हैं, तो आप अपने आप को उनके सामने कहाँ पर पाते हैं? मतलब आप कहीं ना कहीं वो हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और मैं उनके सामने अभी भी एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ और हमेशा रहूँगा। और मैं मानता हूं कि हम संघर्षों पर विश्वास करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का हमेशा पालन करेंगे। जो भी निर्देश होगा हम उसको मानेंगे। फाफामऊ जो विधानसभा के अभी विधायक हैं वो विक्रमजीत मौर्य जी हैं। उन्होंने सड़कों का जाल बिछा रखा है और उन्होंने 6 लेन की सड़क का भी वो प्रस्ताव जो है बनवा रखा है। उनके कार्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? और आप देख सकते हैं कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 200 मीटर की एक 6 लेन सड़क बनी है, वो भी बनने के प्रोसेस में है। और पूरी फाफामऊ बाजार में आप जाके देख सकते हैं जिस प्रकार से गंदगी रहती है, जिस प्रकार से टूटी फूटी सड़कें रहती हैं। फाफामऊ विधानसभा के आपके क्या सपा के क्या मुद्दे होंगे? मतलब ये है सपा के मुद्दे हमेशा जो है कामों को लेकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वह क्षेत्र में अच्छी सड़कें होंगी और तमाम तरीके का विकास कार्य समाजवादी पार्टी के माध्यम से होगा। सपा ने बसपा से गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने यह कहकर तोड़ दिया कि ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए, तो इसका क्या कारण है? गठबंधन का पालन नहीं हुआ, इन सब पर आपका क्या विचार है? अब देखिए, हम लोग जो है छोटे कार्यकर्ता हैं और हम लोग तो लगे थे। फिलहाल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था तो हम लोगों ने पालन किया। अब जो निर्देश हुआ है उसका भी हम लोग पालन कर रहे हैं। सौरभ जी, आपको लगता है कि राजनीति में आज बहुत ज़्यादा पहुंच मायने रखती है, मेहनती नेता दब जाते हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में खास करके समाजवादी पार्टी में हमेशा संघर्ष का महत्व दिया गया है। हमेशा जो है जिसने संघर्ष किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा संघर्षशील नेताओं को पहचानते हैं, जानते हैं। और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो संघर्षशील है, अगर वो दूर खड़ा रहता है तो हमारे नेता उसका नाम लेकर उसको बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष के बिना आप राजनीति कर सकें, ऐसा संभव नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही रास्ता है जिससे आप राजनीति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि आज भू माफिया जो है वो जेल में है और आज जो अवैध ज़मीन पर कब्जा होता था वो बंद है। इसका आरोप सपा पर लगता था। आपका क्या कहना कि सपा की वजह से भू माफिया बढ़े हुए थे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप बता सकती हैं कहाँ की जो है भू माफिया, कौन से भू माफिया जेल में है? इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, तरह तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन सरकार किसी भी चीज़ पे नहीं ध्यान दे रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। सरकार हमेशा काम पर नहीं ध्यान देती, वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद में, और हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी को सरकार में जो है हमेशा दिखाना चाहती है आईना। ये सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी में किसी भी भू माफियाओं का सपोर्ट नहीं करती, न की है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक संघर्षशील और सच्चे नेता को हमेशा जो है। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर का मुद्दा अभी भी चुनाव का मुद्दा होगा? क्योंकि विकास के मुद्दे कहीं दब से गए हैं, विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है, क्या मंदिर का मुद्दा ही चुनाव का मुद्दा होगा? देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी 2002 से इसी मुद्दे से लेकर आई हुई है और यही मुद्दा इन लोगों का रहता है। अब हम तो चाहते हैं, हम बढ़िया हुआ जो मंदिर बन गई, अब मंदिर का कम से कम मुद्दा खत्म हुआ है। अब सरकार अब विकास की बातें करें, लेकिन सरकार को विकास नहीं दिखता। सरकार सिर्फ इन्हीं जातिगत और मंदिर मस्जिद इन्हीं सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश की जनता और केंद्र सरकार पूरे देश को उलझाए रहती है। आप उत्तर प्रदेश सरकार की किस पॉलिसी से प्रभावित हैं? आप ये बता दीजिए कि 4 साल में ऐसी कौन सी पॉलिसी हुई जिससे लोगों का फायदा हुआ है?
बहुत सारे ऐसे काम होंगे, बताइए। लेकिन वो आप एक विपक्ष के रूप में बताइए, हम आपसे जानना नहीं चाहते नहीं, हैं। सरकार विपक्ष अगर के कोई रूप में। अच्छा काम करती तो जरूरी नहीं कि विपक्ष के लोग उसका विरोध ही करें। लेकिन एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष बहुत मजबूत है, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकदम विपक्ष के तौर में एकदम जमी हुई है, और सरकार का एक भी काम नहीं है जो वो सही इरादे से किया गया हो। कोई काम नहीं किया है। लैपटॉप देने का वादा किया गया था जो कार्यकाल खत्म होने वाला है, नहीं मिला है। और एक विधायक का मुख्य दायित्व क्या होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। विधायक का मुख्य दायित्व यह है कि वह अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं और अपने क्षेत्र को अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां और लोगों की समस्याओं का निदान करे। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप फाफामऊ विधानसभा के क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? हम फाफामऊ की समस्त सभी जनता से अपील करेंगे कि 2022 में आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं, और आपके पूरे फाफामऊ विधानसभा का जो विकास यह पिछले 5 सालों से रुका हुआ है, निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद पुनः तेजी के साथ होगा। जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ बात की सौरभ रामा जी ने। सौरभ रामा जी ने बताया कि वह विकास के मुद्दों में 2022 में चुनाव लड़ने वाले हैं, और उन्होंने जनता से अपील की है कि वह एक अच्छा नेता चुने जो उनके कामों को करने के लिए तत्पर रहे। अब आगे भी आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।